Subscribe to eWay Study Hub and don't forget to press the bell icon for latest updates. दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल eWay स्टडी हब एंड eWay टू सक्सेस। हमने अपने पिछले लेक्चर में माइक्रोवेव का इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेज, उसके एप्लीकेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। नाउ हम अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव डिवाइसेस के बारे में। कुछ माइक्रोवेव डिवाइसेस होती हैं जिनका उपयोग खास करके माइक्रोवेव के लिए किया जाता है। इसमें पहली डिवाइस है क्लिस्ट्रॉन। क्लिस्ट्रॉन क्या होता है? तो क्लिस्ट्रॉन इज अ स्पेशलाइज्ड लीनियर बीम वैक्यूम ट्यूब विच इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर फॉर हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी। क्लिस्ट्रॉन एक तरह का स्पेशलाइज्ड लीनियर बीम वैक्यूम ट्यूब होता है जिसका यूज हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली होता ये है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती हैं या ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई नहीं होती है, इसलिए उसमें ट्रांजिस्टर से बने एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। लेकिन माइक्रोवेव को एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर अवेलेबल नहीं होता है, ट्रांजिस्टर उसे एम्पलीफाई नहीं कर सकता। इसके लिए हम क्लिस्ट्रॉन का यूज करते हैं। लो पावर क्लिस्ट्रॉन का यूज ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है माइक्रोवेव रिले लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम में। ये जानते हैं कि क्लिस्ट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। क्लिस्ट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब हम किसी माइक्रोवेव ट्यूब में की बाइसिंग करते हैं, डीसी वोल्टेज से जब इसकी बाइसिंग की जाती है तो वो अपने पावर को एसी वोल्टेज में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसफ़र हो रही होती है माइक्रोवेव ट्यूब में, उसकी करंट डेंसिटी मॉड्यूलेट हो जाती है। ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि दो टाइप के क्लिस्ट्रॉन होते हैं। एक होता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, एक मल्टी कैविटी आती है उसी में, और रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है। एम्पलीफाई करने के लिए हम टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का यूज करते हैं और उसी को और अधिक एम्पलीफाई करने के लिए मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन का यूज किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में सबसे पहले लगा होता है कैथोड। कैथोड जिसके आगे लगी होती है एक इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का यूज जब हम उसे बाइसिंग करते हैं और हाई वोल्टेज प्रदान करते हैं तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। इसके आगे लगा होता है हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स लगी होती हैं फोकसिंग मैग्नेट के लिए। ये फोकसिंग मैग्नेट जब बीम आगे जा रही होती है तो उसको सीधा रखने का काम करते हैं। इसके आगे दो कैविटी लगी होती हैं। पहली कैविटी जिससे हम आरएफ सिग्नल को, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इनपुट कराते हैं, ये कैविटी रेजोनेट करने का काम करती है। और इसके आगे दूसरी कैविटी लगी होती है जिसको हम कैचर कैविटी कहते हैं। ये आगे से रेजोनेट होकर आ रहे सिग्नल को कलेक्ट करने का काम करती है, इसे कहते हैं कैचर कैविटी। ये इससे हमें आरएफ आउटपुट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट प्राप्त होता है। और ये लगा होता है सबसे लास्ट में एक एनोड। एनोड क्या करता है? तो एनोड सिग्नल को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है और उसे एक डीसी बाइसिंग द्वारा बायस किया जाता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। जब हम कैथोड को हीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट करने पर वो एक ऐसे मटेरियल से बनाया गया होता है जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगता है। इलेक्ट्रॉन इमिट होकर सीधा कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है तो आगे चलने लगता है और बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो ये आगे लगा हुआ फोकसिंग मैग्नेट इसे एक सीधी रेखा में बनाता है, सीधी रेखा में आगे की तरफ भेजता है ताकि इलेक्ट्रॉन सीधा एनोड पर जाकर स्ट्राइक करे। इसके बाद क्या होता है कि ये एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है और इलेक्ट्रॉन को फोकस करने का काम करता है। उसके बाद ये आगे लगे हुए बंचर कैविटी में जब हम आरएफ इनपुट को इनपुट कराते हैं, आरएफ सिग्नल को, तो ये सिग्नल इसके यहाँ पर ऐसा कैविटी में ऐसा बना होता है जिससे सी एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर होती है, जिससे यहाँ पर रेजोनेशन स्टार्ट हो जाता है और सिग्नल रेजोनेट होने लगता है। जब कैथोड को किसी एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सप्लाई द्वारा हीट किया जाता है तो अधिक हीट करने पर उसके आगे लगे इलेक्ट्रॉन गन द्वारा
इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगता है और जो उसे एक इलेक्ट्रॉन बीम का रूप दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन बीम एनोड से अट्रैक्ट होने लगती है। कैथोड गन के आगे लगा हुआ फोकसिंग मैग्नेट इस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का काम करता है और इसे एक बीम के रूप में फोकस करता है। वोल्टेज कैथोड और कैविटी के बीच का वोल्टेज एक्सीलरेट होने लगता है। सबसे पहले बंचर कैविटी में हम वीक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं, जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना होता है। जैसे ही वो सिग्नल बंचर कैविटी में इंटर करता है तो वो कैविटी में रेजोनेट होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैविटी के अंदर प्रोड्यूस होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब नेगेटिव साइकिल सिग्नल का नेगेटिव साइकिल आता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डी एक्सीलरेट होने लगती है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहा होता है उसको वो उसकी स्पीड को कम कर देती है, जिससे वो एक बंच बन जाता है और रुक रुक के चलता है। और जब उसका पॉजिटिव साइकिल आता है तो वो उसे बहुत तेज़ी से आगे की तरफ ढकेल देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन वो बंच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। और जैसे फिर से नई नेगेटिव साइकिल आएगी तो फिर से इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर देती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और इस तरह इलेक्ट्रॉन बीम जो कि मॉड्यूलेट होकर आगे बढ़ती है वो आरएफ सेकेंड कैविटी, जिसे कैचर कैविटी कहते हैं, उसके द्वारा रिसीव कर ली जाती है और इस तरह हमें आरएफ आउटपुट प्राप्त होता है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारी मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है उससे जो एम्प्लीफिकेशन हमें प्राप्त होता है वो बहुत ही लो होता है। अगर हमें हायर गेन प्राप्त करनी है, किसी सिग्नल को ज़्यादा एम्प्लीफाई करना है, तो उसके लिए हमें उसमें ज़्यादा कैविटीज़ का होना ज़रूरी है। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में सिर्फ एक कैचर कैविटी और एक कैचर कैविटी और एक बंचर कैविटी होती है। लेकिन आगे हम यूज करते हैं जिसमें हम 4 कैविटी क्लिस्ट्रॉन का जनरली ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें एक कैचर कैविटी और 2 इंटरमीडिएट कैविटी होती हैं और एक बंचर कैविटी होती है। हम बंचर कैविटी से आरएफ सिग्नल को इनपुट करते हैं। बीच में ये 2 इंटरमीडिएट कैविटीज़ सेम टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की तरह ही काम करती हैं। ये इसके सिग्नल को स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करती हैं और फिर ये कैचर कैविटी द्वारा आरएफ आउटपुट को रिसीव कर लिया जाता है। इसका भी डायग्राम सेम उसी तरह होता है। इसमें भी एक कैथोड होता है, एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, 2 फोकसिंग मैग्नेट होते हैं और बस इसमें 4 कैविटीज़ का यूज किया जाता है और लास्ट में एक एनोड होता है। जब हम सिग्नल को हाई डीसी पावर देते हैं कैथोड को तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और सेम टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की तरह ही इसमें लगे फोकसिंग मैग्नेट इसके इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं और इसे एक बीम का रूप प्रदान करते हैं। फिर जब हम इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट को देते हैं जो कि लो फ्रीक्वेंसी होती है तो इसे वीक हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये यहाँ रेजोनेट होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है जो कि जब नेगेटिव साइकिल आती है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को घटा देती है, रिड्यूस कर देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बंचेस के रूप में बनने लगते हैं। और जैसे पॉजिटिव साइकिल फिर से आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से पुश करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पर नेगेटिव साइकिल आ जाती है। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव साइकिल आई इलेक्ट्रॉन पुश हुए, यहाँ नेगेटिव साइकिल आ गई, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं और फिर यहाँ पे बंचेस ज़्यादा बनने लगते हैं। इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का बंचेस बड़ा बंच बनता है और तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। ये अगले वाले को फील्ड को सेकेंड फील्ड में ट्रांसफ़र करती है और इस तरह नेक्स्ट फील्ड में ट्रांसफ़र होता है। और जितने ज़्यादा कैविटीज आप लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ सिग्नल का बढ़ता जाएगा और लास्ट में कैचर कैविटी द्वारा इस सिग्नल को रिसीव कर लिया जाता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। देखिए, दिस टाइप ऑफ क्लिस्ट्रॉन इज मोस्टली यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लिस्ट्रॉन का बेसिकली यूज ही वही होता है कि वो माइक्रोवेव लेंथ की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम ट्रांजिस्टर से बने एम्पलीफायर से अब यूज नहीं उसको एम्पलीफाई नहीं कर सकते, उसका यूज करके हम मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन का यूज करके हम इसे एम्पलीफाई करते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट माइक्रोवेव डिवाइस है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर के रूप में यूज किया जाता है, माइक्रोवेव का ऑसिलेटर के रूप में।
रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन जैसे टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन को नॉर्मली उसका ऑसिलेटर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जब टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का जब ऑसिलेशन वेरी होता है तो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बार बार वेरी करना पड़ता है और उसके फीडबैक पाथ के फेज शिफ्ट को भी एडजस्ट करना पड़ता है फिर से। किसके लिए? पॉजिटिव फीडबैक के लिए। एक्चुअली होता ये है कि ऑसिलेशन एक प्रोसेस होता है और उसके लिए एक क्राइटेरिया को फॉलो होना ज़रूरी है। कोई भी एम्पलीफायर ऑसिलेशन कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया ये होती है बार्कसन क्राइटेरिया। बार्कसन क्राइटेरिया को जो एम्पलीफायर फॉलो करता है वो ऑसिलेशन कर सकता है, यानी ऑसिलेटर के रूप में काम कर सकता है। उसके लिए होता ये है कि ए बीटा की इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसमें ए है गेन, एम्पलीफायर का गेन, और बीटा है एम्पलीफायर सेंसिटिविटी। इनका दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए हमेशा। और उसमें जो एम्पलीफायर में जो फीडबैक पाथ लगा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, फेज शिफ्ट 0 होना चाहिए। लेकिन ये होता है कि अगर टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का यूज करते हैं हम, तो ऑसिलेशन जब भी वेरी होता है तो हमको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज करना पड़ता है हर कैविटी के लिए, और फीडबैक पाथ का फेज शिफ्ट भी हर बार एडजस्ट करना पड़ता है सेटिस्फाई करने के लिए बार्कसन क्राइटेरिया को, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन की जगह पे हम रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में सिंगल कैविटी क्लेस्ट्रॉन होता है, जो टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का डिसएडवांटेज है उसको ख़त्म करता है। अब देखते हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन क्या है? इसमें एक सिंगल कैविटी होती है, सेम टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन की तरह एक कैथोड होता है और उसके आगे एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, जिसको हम डीसी वोल्टेज के द्वारा बायस कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन गन के आगे सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी होती है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करने का काम आती है। और उसके बाद आगे सबसे लास्ट में लगा होता है कैचर कैविटी, जिसको एनोड कैविटी कहते हैं, और जिससे आरएफ का आउटपुट हम गेन प्राप्त करते हैं, आउटपुट प्राप्त करते हैं। और ये इसमें लूप कपलिंग का यूज किया जाता है। और इसके बाद एनोड पर एक रिपेलर लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, पहले अट्रैक्ट करता है फिर रिपेल करता है। तो देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसा है, कैसे ये काम करता है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गन विल इमिट इलेक्ट्रॉन आफ्टर हीटिंग। जब इलेक्ट्रॉन को एनोड को हीट करते हैं कैथोड को, तो वो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। द फोकसिंग इलेक्ट्रोड कीप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंटर ऑफ ग्लास इनवलप। और जो फोकसिंग इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक सीधी रेखा में ग्लास के बीच में रखते हैं, बीचों बीच में, ताकि और एनोड की तरफ धक्का देते रहते हैं, एक बीम का रूप प्रदान करते हैं इसको, ताकि इलेक्ट्रॉन एक बीम की तरह फोकस रहे एनोड पर। इन फ्रंट ऑफ द कैविटी रेजोनेटर अ ह्यूज क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन असेंबल्स एंड एक्साइट्स कैविटी ऑसिलेशन टेक्स प्लेस। जो कैविटी रेजोनेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कैविटी रेजोनेटर। यहाँ पे क्या है, एक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में आते हैं और एनोड के द्वारा रिपेल कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, और जिससे यहाँ पे वो क्राइटेरिया फॉलो हो जाती है। क्राइटेरिया फॉलो इसलिए हो जाती है क्योंकि इस कैविटी के बीटा को इस प्रकार रखा जाता है कि जब इसके एम्पलीफायर गेन से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका गेन ए बीटा का प्रोडक्ट 1 आए। और इसमें एक पॉजिटिव फीडबैक पाथ लगाया गया होता है, फीडबैक पाथ, जिसमें फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। जो सिग्नल एक बार यहाँ हमें रिसीव होता है उसको फिर से इनपुट पर देकर बार बार ऐसा किया जाता है, जिससे 0 डिग्री, जिससे वो सिग्नल बार बार रिपीट होता रहता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है और एक ऑसिलेशन उत्पन्न हो जाता है और वो सिग्नल जनरेट होने लगता है। तो माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए ऑसिलेटर का यूज किया जाता है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर यानी रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज किया जाता है। और जिससे हम आरएफ आउटपुट पे, कैविटी से हम आरएफ आउटपुट प्राप्त करते हैं, और जिसमें कि लूप कपलिंग का यूज किया गया होता है, जो बार बार उसको लूप की तरह घुमाता रहता है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज, सबसे पहला यूज रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का ये है कि इसको ऑसिलेटर के रूप में यूज किया जाता है। ऑसिलेटर का यूज कहाँ किया जाता है? ऑसिलेटर काम ही आता है किसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए। तो माइक्रोवेव को अगर जनरेट करना है तो उसे जनरेट करने के लिए हम एक ऑसिलेटर यूज करते हैं जो सिर्फ माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट कर सके। इसके लिए रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज किया जाता है। माइक्रोवेव के रिसीवर सर्किट में
लोकल ऑसिलेटर के रूप में भी रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज किया जाता है। और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में पंप ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। और इट इज यूज्ड इन कमर्शियल, मिलिट्री एंड एयरबोर्न डॉपलर रडार एज वेल एज मिसाइल्स। तो माइक्रोवेव रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज जो मिसाइल्स होती हैं मिलिट्री फील्ड में, कमर्शियल फील्ड में तो किया जाता है, लेकिन जो मिसाइल्स होती हैं, मिसाइल्स वो जिसे गाइडेड मिसाइल्स भी कहते हैं, तो गाइडेड मिसाइल्स इस काम आती हैं कि जब उससे कोई भी टारगेट होता है उसे फिक्स कर दिया जाता है और उस टारगेट को वो हिट किए बगैर वापस नहीं आती हैं। तो वो क्या करती हैं, बार बार माइक्रोवेव सिग्नल भेज के सामने से उसकी दिशा किधर, कौन टारगेट किधर मुड़ रहा है किधर नहीं मुड़ रहा है, उसकी दिशा को बार बार पता करते रहती हैं, जिससे होता ये है कि जिधर भी टारगेट मुड़ता है वो मिसाइल अपने आप मुड़ जाती है। तो उसे कहते हैं डॉपलर रडार। उसमें एक डॉपलर रडार लगा होता है जो कि मिसाइल को ट्रैक करता रहता है। तो ऐसे मिसाइल्स में रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज किया जाता है जिससे माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट हो सके। इट इज यूज्ड एज ए सिग्नल सोर्स इन माइक्रोवेव जनरेटर। माइक्रोवेव जनरेटर में सिग्नल सोर्स के रूप में भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें